हम लोग 70 से 80 लोग हैं जो दंत चिकित्सक हैं। कोविड के सेकेंड वेव में लगे थे सब लोग, और सरकार ने ये कहकर हमें टर्मिनेशन लेटर थमा दिया है कि कोविड ख़त्म हो चुका है। कोविड ख़त्म हो चुका है, तो हम 3 महीने से माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनके पीछे पड़े हैं 3 महीने से। वो हमें आश्वासन पे हर दिन आश्वासन देते कि आपका काम हो रहा, आपको हम हटाएंगे नहीं, आपने कोविड में काम करा, आपको हटाएंगे नहीं। लेकिन कल जब फाइनल मीटिंग थी तो हमें सचिवालय भेजा गया कि आप सचिव से पता कर लो। तो स्वास्थ्य सचिव साहब कह रहे हैं कि आपकी कोई वैकेंसी 10 सालों में नहीं आने वाली है, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि कोविड है कहाँ। कह रहे हमें बताओ कोविड है कहाँ। अब एक आईएएस अधिकारी, आईएएस के साथ साथ जो एक डॉक्टर भी हैं, उनकी इस तरीके की भाषा तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी बात है। अब खुद ही गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि कोविड है। सब लोग कोविड की गाइडलाइन दिन पे दिन अलग अलग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, और जब काम की बात आती है तो कहते हैं कोविड कहाँ है, हमें बताओ कोविड कहाँ है। कौन से क्या कहना होगा? मेरा मोदी जी से यही कहना है कि उत्तराखंड राज्य जब बना था तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि एक अलग राज्य बनने से मतलब होता है कि वहाँ के युवा को रोज़गार मिलेगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि जो डॉक्टर्स तक हैं वो ही बेरोज़गारी के उस पर खड़े हैं, रास्ते पर खड़े हैं। तो उनको यही कहना है मेरा कि आप अगर डेंटिस्ट की, डॉक्टर्स की ये हालत है तो बाकी लोगों को तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हाल होगा। तो मोदी जी ने अगर देश के लिए इतना सब कुछ किया है तो कृपया करके उत्तराखंड के डॉक्टर्स के लिए भी सोचें, ये मैं उनसे कहना चाहूँगी। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ फेक प्रोमिसेस, नो फेक होप्स, तो सरकार ने आपके साथ क्या फेक प्रोमिसेस किए? मोदी जी ने ही कोविड काल में कहा था कि जो भी डॉक्टर 100 दिन कोविड में काम करेंगे उनको जो भी सरकारी नौकरी आएगी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। लेकिन हम लोगों के साथ तो उल्टा हुआ। हमारा जो बॉन्ड था 2022 तक था वो तक ब्रेक कर दिया गया। ये तक बोल दिया कि अब तो कोविड ख़त्म ही हो चुका है। तो ये फेक प्रॉमिस था कि कहाँ उन्होंने सरकारी नौकरी में वरीयता देने की बात की थी, और कहाँ उस जॉब में जो कि 2022 तक थी उससे पहले ही हम लोगों को हटा दिया गया। तो ये फेक प्रॉमिस ही होता है। अभी 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आप चाहते हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा आए? अगर हमारे लिए जो वर्तमान सरकार है वो हमारे हित में कुछ करती है, हमें इंसाफ देती है, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है हर क्षेत्र में तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता कि देखो जैसे कोविड वॉरियर का उस समय सम्मान किया गया, तालियां बजाई गई, और आज देखो ये दुर्दशा है। यहाँ आप एक बार माइक कैमरा अपना इधर लगाएंगे, ये देखिए ये नाले के ऊपर बैठना पड़ रहा है हमें। काफ़ी दिन से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, 3 महीना हो चुका है, हम कैसे यहाँ पे बैठे। देखो हमें इस हाल पे बैठना पड़ रहा है। क्या बच्चों पे क्या वो जाएगा? हाँ, बच्चे सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स बैठे हुए यहाँ पे, आने वाले टाइम पे वो क्या उनके माँ बाप क्या सोच के उन्हें डॉक्टर बनाएंगे कि हमारे बच्चे भी ऐसे बैठेंगे करके। डॉक्टर का भविष्य देखो कैसे अंधकार में जा रहा है। ये है उत्तराखंड का भविष्य, ठीक है। अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि आने वाले नेता इस बात पे ज़रा ध्यान दे, नहीं तो भाई बहुत बुरा हो रखा है ये हाल। कोविड वॉरियर बनने का अगर यही इनाम मिलना था कि हमें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है, हमने अपनी जान की न परवाह करते हुए घर परिवार को बिल्कुल अलग रखा, कोविड में पूरा काम किया, हमें इनाम यही दिया गया, अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, और आज हमें डॉक्टर को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो प्रदेश की स्वास्थ्य की हालत क्या होनी चाहिए? कल स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं कोविड कहाँ है, कि कौन मर रहा है कोविड से, कोविड तो खत्म हो गया कि बस। तो गाइडलाइन भी बना दो कि कोविड खत्म हो चुका है। तो हमारी यही मांग है, हमें जो रिजॉइन कराया जाए, नहीं तो फिर हमें ऐसे ही बैठना पड़ेगा। और यही जा रहा है, सब यही मैसेज जा रहा है, डॉक्टर सड़क पर बैठा हुआ है अब। तो इस बात के लिए धन्यवाद है सबको। के जितने भी मेंबर, हम जो डेंटिस्ट है उत्तराखंड सरकार के, हमारा यही अपील है कि हर बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार एक फेक प्रॉमिस किया जा रहा है। अभी 2016 के बाद हमारी कोई भर्ती नहीं हुई है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी कोई भर्ती हो, हमारी कुछ मांगे हैं उस मांग को पूरा किया जाए। जो हमने कोविड काल में रह के जो ड्यूटी की थी, मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन के पूरे होने के बाद आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, बट हमें सम्मान दिया जाएगा। तो ये ऐसा सम्मान है कि सारे डॉक्टर्स को आज रोड पे आने पे मजबूर कर दिया गया है। तो बस यही हम सबकी मांग है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं, अगर आप यहाँ पे देहरादून आए हैं तो एक बार हमसे मिले, हमें टाइम दे, बातें करें हमसे कुछ, कि हमारी जो पर्सनल ओपिनियंस है, हम भी यहाँ पे सेवाएं देना चाहते हैं सरकार को, बट
कोई भी हमारी बातें सुन नहीं रहा है, इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं। स्वरोजगार के जो अभी आपने देखा होगा धामी जी आए दिन प्रोग्राम कर रहे हैं स्वरोजगार के नाम पर। ठीक है, मैंने स्वरोजगार ही खोला था और स्वरोजगार के नाम पे 92.5 लाख रुपए का मेरा प्रोजेक्ट था और उसके बाद मैं 3 वर्ष तक दौड़ भाग करता करता थक गया, लेकिन मेरा लोन नहीं हुआ। और ये देखिए मैंने सब बोर्ड भी लगाए स्वरोजगार सत्याग्रह, ये देखो 92.5 लाख रुपये सैंक्शन हुआ सरकार से। उसके बाद जब मैं यहाँ अनशन में बैठा, धामी जी ने दस्तखत भी करे, धामी जी ने आदेश किया डीएम साहब को, डीएम साहब सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार आए, उनकी भी बात नहीं मानी गई और इसीलिए मैंने लिखा झूठ बोलो, झूठ कहो और झूठ सुनो। आज हम इससे परेशान हो गए। हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकार पर बड़े होर्डिंग लगा रही है कि एमएसएमई योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, लेकिन धरातल पर जीरो है, किसी को लोन नहीं मिलता। इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट मैंने पूरे किए, फिर भी लोन नहीं मिला। 4 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, आप उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं तो यही सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी, ये जो हामी जी आपने उत्तराखंड की सरकार बनाई है, वो इतनी हावी हो चुकी है कि वो हम लोगों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन लगा रही है और हमको चाहती है कि हमारी आवाज़ जो है वो आप तक ना पहुँचे, क्योंकि उनकी गलतियाँ उनको सुननी पड़ेंगी, प्रधानमंत्री जी को सुननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने योजनाएं बनाई, अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन अगर उनकी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तो वो जो जमीनी धरातल पर वो 0 सन्नाटा है। आप हमें यहाँ से हटा के चाहते हो कि पब्लिक की आप आवाज़ दब जाए और आप प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को दबा रहे हो, क्योंकि जब देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ी थी हमारी जनता, और आज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में क्योंकि आप देखते आ रहे होंगे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, सुरक्षा वाले भी बैठे हैं, टीचर भी बैठे हैं, स्वरोजगार वाले भी बैठे हैं, परिवहन वाले भी बैठे हैं, लेखाकार वाले भी बैठे हैं और बिजली विभाग भी बैठे हैं। सारा विभाग यहाँ बैठा हुआ है। अगर आपने रोजगार दिया होता, सब कुछ दिया होता, तो आज ये सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर नहीं होते हम लोग। और इसीलिए हमने लिखा है बेरोजगार बस्ती। आप बोर्ड देखिए, हमने बाहर बोर्ड लगा दिया बेरोजगार बस्ती का। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बेरोजगार बस्ती है ये, और सरकार हमें हटाना चाह रही है। और हम एक ही बात कहेंगे कि आप हमको ना हटाइए, आपको जमीनी स्तर पर अच्छा काम करिए, नहीं तो आप 60 की बात करते हो, आपकी 6 सीटें भी आना मुश्किल पड़ जाएंगी। देखिए, हमारी पीआरटी शिक्षक भर्ती में हमको इस बार लेने से इनकार किया जा रहा है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, लेकिन जबकि हम पूरी अर्हता रखते हैं और हम में से कई ऐसे शिक्षक हैं जो 40 की एज के हैं। अगर वो इस भर्ती में हमें शामिल नहीं करते हैं और अगली भर्ती में शामिल करने की बात करते हैं तो उस टाइम तक तो हमारी एज निकल जाएगी। यहाँ हम 2 महीने से करीब धरना में बैठे हुए हैं। अभी आमरण अनशन चल रहा है, हमारा 3रा दिन है, लेकिन अभी भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। 4 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं? हाँ, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये डिप्लोमा कोर्स क्यों कराया था। जब हमने जब 2019-20 में पीआरटी भर्ती आई, हमने फॉर्म डाला और उसके बाद में हमारा प्रत्यावेदन लिस्ट में नाम भी आया, और उसके बाद अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उसमें हमको लेने से इनकार कर दिया गया। तो हम पूछना चाहेंगे मोदी जी से कि आखिर उन्होंने हमें ये कोर्स क्यों करवाया। अगर कोर्स करवाया था तो, और उसके बाद पीआरटी भर्ती में हमको फॉर्म भी डलवाए गए और नियुक्ति का जब काउंसलिंग का टाइम आया तो उन्होंने हमें शामिल करने से इनकार कर दिया राज्य सरकार ने। तो यही प्रश्न करना चाहेंगे, आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो हमें इस भर्ती में शामिल नहीं कर रही है, जबकि ये जो डिप्लोमा कोर्स कराया गया है ये MHRD द्वारा, NCTE द्वारा स्वीकृत है। और उस समय ये चीज़ भी बोली गई थी, मोदी जी का ऊपर से फ़ोटो और नीचे लिखा है यह जो कोर्स कराया जा रहा है पूरे देश में मान्य होगा। तो आज ये मान्यता कहाँ चली गई, यही प्रश्न हम करना चाहेंगे कि हमको नियुक्ति में अधिकार क्यों नहीं, हमें काउंसलिंग में अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी से यही सवाल करना चाहेंगे, जो कोर्स आपकी सरकार ने कराया था वर्ष 2017 से 2019 में, तो ये कोर्स केवल और केवल हमसे पैसे लूटने के लिए किया था या फिर हमें आने वाले नए नए भर्तियों में मौका देने के लिए किया गया था। क्योंकि जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह 2 वर्ष का कोर्स है और यह सब देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। जब हम आवेदन कर चुके हैं, प्रत्यावेदन लिस्ट में नाम आ चुका है, तो फिर सरकार हमें लेने से मना क्यों कर रही है। हम लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे एविडेंस हैं। हमारे फेवर में 15 जनवरी को जीओ जारी हुआ था आर मीनाक्षी सुंदरम जी द्वारा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि NIS वाले भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं, ये भी वही अर्हता रखते हैं जो अन्य शिक्षक रखते हैं। और ये हमारे पास NCT का जो ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर है 6 जनवरी का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसे हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है शुड बी मेड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए वैकेंसीज। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको ये सबमिट भी करा दूंगा। और यहाँ पर देखिए
ये 2017 का एनसीटी का लेटर है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि यह 2 वर्ष का कोर्स है, जहाँ पर भी सरकार बार बार कहती है वो कोर्स 2 वर्ष का नहीं है, जबकि इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है हम लोग समान अर्हता रखते हैं अन्य डीएलएड वालों की तरह। और इसके बाद मैं आपको कुछ और डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा। ये नियमावली है, सरकारी गजट उत्तराखंड नियमावली है। इस नियमावली में ये कहा गया है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड, यानी कि हम एनसीटी से मान्यता प्राप्त भी हैं और द्विवर्षीय डीएलएड भी है, तो फिर सरकार क्यों नहीं ले रही है हमें। और इसके अलावा हमारे पास और भी एविडेंस हैं। यहाँ पर पे देखिए, ये बिहार में जो है एनआईएस वालों को लिया गया और यहाँ पर पे पहला नंबर जो प्राप्त करने वाली महिला है वो एनआईएस की ही है, मीना कुमारी। ये देख लीजिए, तो बिहार में, राजस्थान में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, यानी कि 7 राज्यों में जो है एनआईएस वालों को लिया गया है, अप्रूव्ड किया गया है। तो फिर उत्तराखंड में ही ऐसी तानाशाही क्यों चल रही है राज्य सरकार की। हम लोग केवल और केवल एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हम उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, क्या हम भारत देश के निवासी नहीं हैं, तो हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। 4 तारीख को मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप उनसे मिले तो उनसे एक बार ये ज़रूर पूछना कि उत्तराखंड जो ये गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, क्यों हमें ये NIOS DLED का कोर्स कराया गया और फिर क्यों हमारे 2 साल बर्बाद करे। और जो हमारा इतना सारा पैसा जो गवर्नमेंट ने लिया है ये कोर्स कराने के लिए, क्या वो हमें हमारा पैसा और हमारे वो 2 साल लौटा सकते हैं क्या। अगर वो लौटा नहीं सकते तो हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2021 में नियुक्ति पत्र चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा नाम आया है और प्रति आवेदन लिस्ट में हमारा नाम भी है। या तो हमें नियुक्ति दीजिए या तो अपना ये कोर्स अपने पास रखो और हमारा सारा टाइम 2 साल का समय और हमारा पैसा हमें सब वापस चाहिए। अगर आप उनसे मिलते हैं तो उनसे एक बार ये ज़रूर पूछना कि उत्तराखंड में NIOS DLED आपने क्यों कराया मोदी जी, किस लिए कराया था, ताकि लोग ये हम ऐसे धक्के खाए, सड़कों पे बैठे, अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा रहे थे, इनके कोर्स के चक्कर में हम यहाँ सड़क पे आ गए हैं। मैं यही क्वेश्चन करती हूँ कि आपने हमें ये कोर्स क्यों कराया, जब हमें भर्ती में लेना ही नहीं था तो हमें क्यों कराया। और आपकी ये गवर्नमेंट है जो सेंट्रल में नियम बनाती है, NCT जो भारत में शिक्षक पात्रता का निर्धारण करती है, आज हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट NCT के आदेश और उसके नियम को नहीं मान रही है। क्यों उत्तराखंड में इतनी तानाशाही चल रही है कि हर कोई बेरोजगार है, हर किसी के अधिकार को छीना जा रहा है और वही हमारे साथ भी हुआ है। बैठे हुए हैं धरने पे, किस वजह से बैठे हैं आप। सर हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो हमें ऐसा 365 दिन का रोजगार मिले, युवा कल्याण से अलग करें और जैसे मतलब एक वर्दीधारी को सम्मान मिलता है वैसे हमें भी सम्मान दिया जाए। अभी तक आप क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अभी हम हमने मंत्रियों को अपना जो ज्ञापन देना था वो दे चुके हैं, किसी से कोई सुनवाई नहीं आई है। हम जानते हैं मंत्रियों से भी कि अभी तक यहाँ पे हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमारे धरना प्रदर्शन 3 दिन से हमारी रैलियाँ चली है और 4था दिन से हम धरने में बैठ के। 4 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं उत्तराखंड देहरादून में, तो आपका उनसे क्या सवाल है। तो हम अगर हमारी कोई बात सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम रोडों पे उतरेंगे, अपनी रैली लेके जाएंगे रोडों पे। तो हम 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो अभी की जो मौजूदा सरकार है उसको देखते हुए आपको लगता है कि आप उनको दोबारा वोट देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे हम वोट, एक वोट भी नहीं। अगर हमारा भला नहीं होगा तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। अगर जो हमारा भला हमें भला जो पब्लिक का भला करेगी हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। वो चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, जो पब्लिक की दर्द को देखेगा, सुनेगा, पब्लिक के दर्द को समझेगा, वही हमारी सरकार बनेगी। वरना हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और चुनाव वोट देने भी नहीं जाएंगे हम लोग, जब हमें हक ही नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने हमें 2 दिन की ड्यूटी के लिए हमें जो है ना भर्ती कराया गया। 2 दिन के रोजगार से घर चलता है। तुम जो है ना अपना तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देती है सरकार, इतना बजट आता है, तो तुम्हारे लिए बजट आता है कि आम पब्लिक के लिए बजट नहीं आता है, किसी उसके लिए बजट नहीं आता है। सारे युवा रोड पे बैठे हैं, सारे बेरोजगार है, कैसे अपने घर चलाएंगे बताओ। हमें 365 दिन का रोजगार नहीं दे पा रहे, सैलरी हमारी मात्र 15,000 रुपये, जिसमें जो है ना हम 30 दिन काम करेंगे तभी हमको 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा, वरना उसमें से भी हमारा 500 रुपये पर डे के हिसाब से काट दिया जाता है।
तो ऐसी सरकार को हम आगे लाएंगे। हम डट के सरकार का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम ऐसी सरकार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। कहना क्या, यही कहना है हमारा भी, सबका यही कहना है कि यदि अगर सरकार हमारे हम लोगों को रोज़गार नहीं देती है, जो हमारा बना रखा है अपना चार्ट, जो माना हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं कि भाई 365 दिन का रोज़गार और युवा कल्याण से हमें अलग किया जाए, और इस विभाग का विधिवत ढंग से एक सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखने को मतलब बहुत कुछ मिल रहा है कि कई लोग, जिसमें से हमारे कई लोग माना आज तक उसमें क्या कहते हैं वन विभाग में जा चुके हैं, कुछ पुलिस में चले गए हैं, कुछ फौज में चले गए हैं, कुछ कई अदरवाइज विभागों में भी चले गए हैं, लेकिन इसका सत्यापन कब से नहीं हुआ और वहाँ पे रिक्त स्थानों पे किन लोगों को भरा जा रहा है ये कुछ पता नहीं है। और हमें 365 दिन का रोज़गार चाहिए और ये युवा कल्याण से पृथक चाहिए, यही हमारी मांगे हैं। और यदि अगर सरकार हमारी मांगों को कहीं सुनती है और इन चीज़ों पे अगर खरी उतरती है तो हम सरकार के साथ, सरकार किसी की भी रही होगी, जब से हम लोगों की भर्ती हुई है, हमारा ऐसा नहीं है, ये एक फोर्स के तहत जो भर्ती होती है, हम उस भर्ती के तहत हमने भर्ती अटेंड की है, भर्तियां निकाली हैं, उसका टेस्ट निकाला है, तब जाके हम इस पीआरडी में लिए गए हम लोगों को। लेकिन आज हमें इस हिसाब से यूज़ किया जाता है कि जैसा मतलब एक डिस्पोजल के हिसाब से होता है, यूज एंड थ्रो, तो वही चीज़ हमारे सामने भी है कि माना हमें 2 दिन के लिए बुलाया जाता है और तीसरे दिन हमें फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ना जाने माना आज अगर कार्यक्रम माना मोदी जी का है तो मोदी जी के कार्यक्रम के लिए इनको आवश्यकता पड़ गई तो 5 दिन के लिए हम लोगों को बुला दिया कि भाई पीआरडी के जवान कहाँ हैं, उनको बुला लो, उनकी ड्यूटियां लगा दो। 5 दिन के बाद पता लगे कि सब जवान माना 5 दिन तक तो वर्दी में पहने थे, आप लोगों ने भी बोला कि नहीं ये तो सुरक्षाकर्मी है, ये सुरक्षाकर्मी है। पता लगे कि 5-6वें दिन जो हम लोग कहीं ना तो घर के हैं ना घाट के हैं, है ना, हम आप लोगों के सामने मतलब कहीं सर उठाने लायक भी नहीं है कि हम इस वर्दी का करें तो करें क्या, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। माना परसों इनका मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनता है, नरसों किसी अन्य नेता का कार्यक्रम बनता है, तो जब भी हमने देखा है मतलब ये विगत कई वर्षों से चले आ रहा है, चाहे वो मतलब किसी की सरकार भी हो, किसी की गवर्नमेंट हो, भाई हमारी सभी से अपील है कि भाई हमारा रोज़गार हमें चाहिए, हमारा हक हमें चाहिए, और हम भाई सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए हम तैयार हैं और हम अपनी सेवा को देने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगेगी हम वहाँ पर अपना जो है तैनाती के हिसाब से अपनी सेवाएं देंगे।